नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज बैंक में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में A to Z कोई भी एग्जाम हो वहां पे क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से। यानी कि मैं बात कर रहा हूं ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत की। ये हमारे लिए नॉर्मल व्यवहारिक तौर पर भी समझना बहुत जरूरी है और एग्जाम की दृष्टि से तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। यूपी टेट से लेकर यूपी पीसीएस तक इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन 101% मिलना ही मिलना है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखिए, हम बात करेंगे ओजोन लेयर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहां पर ही हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी के ऊपर हमारा जो वायुमंडल है और वायुमंडल हमारा लेयर में बटा हुआ है। लेयर में बटा है ना, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बहिर्मंडल, वो आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल है और जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल है, इन दोनों परतों के बीच में, इन दोनों मंडल के बीच में एक लेयर है। जो ये ब्लैक वाली लेयर दिख रही है आपको, ये की लेयर है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। यही ओजोन लेयर होती है। अगर इसकी मोटाई की बात की जाए तो आप ऐसा समझिए कि पृथ्वी से 0 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या फैला है, क्षोभ मंडल फैला हुआ है। और वहां से कम 50 किलोमीटर तक ये हमारी ओजोन लेयर फैली हुई है। उससे ऊपर यानी कि समताप मंडल, हम कहते हैं ना कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की जो परत है वो हमारी ओजोन परत है। फ्रेंड्स, अगर आपको बताऊं कि जो ओजोन है, ओजोन परत क्या है, ओजोन गैस से बनी हुई है। यानी कि जो ओजोन गैस है वो एक गंधहीन गैस है, वो गंध युक्त गैस है, ही नहीं बल्कि गंध युक्त गैस है। और इसका जो रंग होता है वो हल्का नीला होता है। इसका रंग हल्का नीला होता है और उसको हम संकेत से जिससे प्रदर्शित करते हैं वो है हमारा O3। O3 से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर बात की जाए इसके कि इस परत के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। बिल्कुल फ्रेंड्स, सही बात है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव होता ही नहीं। भले हम कहते हैं कि जहां वायुमंडल होता है वहां जीवन होता है, लेकिन फिर भी अगर यहां पर वायुमंडल में ओजोन लेयर ना होती तो इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्यों नहीं की जा सकती थी? क्योंकि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ये पृथ्वी पर आती तो जीवन का कोई संभव ही नहीं था। तो अब इसका क्या रोल है फ्रेंड्स? इसका रोल ये है कि जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको 93% से लेके 99% तक ये जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। और मतलब कुछ ही परसेंट जो रेज होती है वो हमारी पृथ्वी पर आती हैं, बाकी सभी को ये ओजोन लेयर अवशोषित कर लेती है। फ्रेंड्स देखिए, जो ओजोन लेयर की मोटाई होती है हर जगह समान नहीं है। कहीं पर इसकी मोटाई ज्यादा है और कहीं पर इसकी मोटाई कम है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं, प्रश्न आ भी जाता है अगर थोड़ा टफ बनाएगा क्वेश्चन, कि ओजोन परत की मोटाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स देखिए, मौसम और भौगोलिक दृष्टि से ओजोन परत की मोटाई कम या ज्यादा हो सकती है। अगर बात करें फ्रेंड्स, ये अक्सर एग्जाम में आता है, यूपी टेट सीटेट में तो बहुत बार पूछा जाता है कि ओजोन की परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है फ्रेंड्स वो है डवसन इकाई। सब देखिए, हम ओजोन परत की खोज की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ओजोन परत की खोज थी वह 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों, जिनमें से एक का नाम था आपका फेवरी चार्ल्स और दूसरे का जो नाम था वो हेनरी बुसोन, इन्होंने ओजोन परत की खोज की। फ्रेंड्स, अगर विस्तृत अध्ययन की बात की जाए तो ओजोन परत का विस्तृत अध्ययन एक ब्रिटिश मौसम विज्ञानी थे जिनका नाम था GMB डॉवसन। इन्होंने इसका विस्तृत अध्ययन किया था और इन्हीं के नाम पर, यानी कि इनका लास्ट में क्या था, डॉवसन, इन्हीं के नाम पर जो ओजोन परत की मोटाई की जो इकाई बनी वो डॉवसन कहलाई। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी सिंपल सा इसका फंडा है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज जिनको पृथ्वी पर आने से रोकता है तो वही अल्ट्रावायलेट रेज ही ओजोन परत का निर्माण करती है। अब कैसे निर्माण करती है? देखो,
क्योंकि हमारी वायुमंडल में किसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा तो हुई, और ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है O2 होता है, ठीक है, बहुत सारे O2 होते हैं हमारे, ठीक। अब क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेस किस पर गिरती है, जब ऑक्सीजन के एक अणु पर अल्ट्रावायलेट रेस गिरी यूवी, फॉल हुई किस पर, एक ऑक्सीजन के अणु पर, तो ये ऑक्सीजन का अणु क्या करता है, इस अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, और सोखने के बाद में जो ये O2 है वो अलग अलग, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि O2, तो ये एक ओ अलग एक ओ अलग। तो जैसे ही इस पर ये अल्ट्रावायलेट रेस पड़ी और इसने इसको सोखा, तो ये दो अलग अलग रूप में, ये O और इस O में क्या हुआ, टूट गया, और टूटने के बाद में जो अन्य ऑक्सीजन के अणु होते हैं, जैसे जैसे मान लो ये O2 था, एक इधर O2 था, तो उन ऑक्सीजन के दो अणुओं के साथ मिल जाता है। अब एक अणु J, दो अणु J, तो कितने हो गए, O3, तो क्या बन जाती है, ओजोन लेयर, यानी ओजोन बन जाती है, तो ओजोन लेयर का कार्य करती है। ऐसे ही ऑक्सीजन के अणु टूटते रहते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को सोखते रहते हैं, और अन्य अणुओं के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण करते रहते हैं। तो इस तरह ओजोन परत का निर्माण होता है। बात करेंगे ओजोन परत के क्षय की, यानी कि ओजोन परत का ह्रास क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में हमारी ओजोन परत हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है, लेकिन कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो ओजोन परत के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, या ओजोन परत को वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे रसायन कहलाते हैं फ्रेंड्स फ्री रेडिकल कैटलिस्ट। फ्री रेडिकल कैटलिस्ट, ये एग्जाम में बन जाता है यहां से प्रश्न कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन क्या कहलाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्री रेडिकल कैटल्स, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और आपका हाइड्रोसिल क्लोरीन और ब्रोमीन। अगर इनमें सबसे प्रमुख देखे जाएं कि जिनसे सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है ओजोन लेयर को, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आपका ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। इन दो से तो इतनी क्षति पहुंचती है फ्रेंड्स, आप कल्पना करिए कि इनका एक अणु, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर देता है। इतने ही हानिकारक होते हैं ओजोन परत के लिए। और फ्रेंड्स बात की जाए कि ओजोन होल क्या था, तो फ्रेंड्स दक्षिण और उत्तरी ध्रुव पर जो ओजोन परत की मोटाई थी वो क्या हुई, बहुत कम होती चली गई, और उस कम होती चली गई मोटाई को ही हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो ओजोन होल देखा था वो फ्रेंड्स फॉरमैन ने देखा था। हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है। यानी कि अगर इस टॉपिक में मैंने जो आपको पढ़ाया पूरा जो ओजोन लेयर स्टार्टिंग से लेके क्वेश्चंस तक, कि आपका मोस्टली 99%, क्योंकि 1% 100% कोई भी स्टूडेंट जो कहता है ना 100% तो मूर्ख बना रहा है, नो वन इज अ परफेक्ट। मैं इतना मान सकता हूं 99.99 भी मान सकता हूं, लेकिन 100% नहीं मान सकता मैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं आपके लिए, हो सकता है मुझसे भी बेहतर, हो सकता नहीं है मुझसे भी बहुत बेहतर है, लेकिन अपने हिसाब से मैं आपको बेस्ट देता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से कौन सा रोग होता है, यानी कि परावैंगनी किरणों से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारा त्वचा कैंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि अधिक समय तक अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में अगर हमारा शरीर रहे तो हमें क्या हो सकता है हमारी बॉडी को। तो फ्रेंड्स जो हमारे डीएनए है, डीएनए में आनुवंशिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि डीएनए भी चेंज हो सकता है, डीएनए आनुवंशिक परिवर्तन हो जाएगा अगर हम मोस्टली टाइम अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में रहे तो। थर्ड प्रश्न है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 16 सितंबर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक पतली ओजोन लेयर कहां है। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक पतली ओजोन लेयर पाई जाती है। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक मतलब भारी भरकम, कहने का सेंस है वहां पतली है मोटी, तो वो भूमध्य रेखा पर मोटी ओजोन लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट है ओजोन परत क्षय के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं। तो फिर सबसे ज्यादा तो वही CFC है, हेलोजन्स हैं, और आपकी हेलोन यानी कि 1211 और
1301 ये गैसेस के टाइप है, ये ओजोन लेयर के क्षय के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा ओजोन छिद्र कहां पर है। तो फ्रेंड जो सबसे बड़ा ओजोन छिद्र है वो अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित समझौता है, मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता कब प्रभावी हुआ। तो फ्रेंड जो मॉन्ट्रियल समझौता था वो 1 जनवरी 1989 यानी कि 1989 को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वर्षा ऋतु में ओजोन परत की मोटाई क्या होती है। तो वर्षा ऋतु में जो ओजोन परत की मोटाई होती है वो बहुत कम होती है और बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई बहुत ज्यादा होती है। हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है। यानी कि अगर इस टॉपिक में मैंने जो आपको पढ़ाया पूरा जो ओजोन लेयर स्टार्टिंग से लेके क्वेश्चंस तक कि आपका मोस्टली 99%, क्योंकि 1% 100% कोई भी स्टूडेंट जो कहता है ना 100% तो मूर्ख बना रहा है, नो वन इज अ परफेक्ट। मैं इतना मान सकता हूं 99.99 भी मान सकता हूं, लेकिन 100% नहीं मान सकता मैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं आपके लिए। हो सकता है मुझसे भी बेहतर, हो सकता नहीं है मुझसे भी बहुत बेहतर है, लेकिन अपने हिसाब से मैं आपको बेस्ट देता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से कौन सा रोग होता है, यानी कि परावैंगनी किरणों से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारा त्वचा कैंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि अधिक समय तक अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में अगर हमारा शरीर रहे तो हमें क्या हो सकता है हमारी बॉडी को। तो फ्रेंड्स जो हमारे डीएनए है, डीएनए में आनुवंशिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि डीएनए भी चेंज हो सकता है, डीएनए आनुवंशिक परिवर्तन हो जाएगा अगर हम मोस्टली टाइम अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में रहे तो। थर्ड प्रश्न है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक पतली ओजोन लेयर कहां है। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक पतली ओजोन लेयर पाई जाती है। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक मतलब भारी भरकम, कहने का सेंस है वहां पतली है मोटी, तो वो भूमध्य रेखा पर मोटी ओजोन लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट है ओजोन परत क्षय के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं। तो फिर सबसे ज्यादा तो वही CFC है, हेलोजेंस हैं और आपकी हेलोन यानी कि 1211 और 1301 ये गैसेस के टाइप है, ये ओजोन लेयर के क्षय के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा ओजोन छिद्र कहां पर है। तो फ्रेंड जो सबसे बड़ा ओजोन छिद्र है वो अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित समझौता है, मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता कब प्रभावी हुआ। तो फ्रेंड जो मॉन्ट्रियल समझौता था वो 1 जनवरी 1989 यानी कि 1989 को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वर्षा ऋतु में ओजोन परत की मोटाई क्या होती है। तो वर्षा ऋतु में जो ओजोन परत की मोटाई होती है वो बहुत कम होती है और बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई बहुत ज्यादा होती है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CFC, हेलोजेंस तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड ये तीनों क्या हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों ओजोन रिक्तीकरण है, यानी कि ओजोन रिक्तीकरण का मतलब ओजोन छेद को बढ़ाने वाले हैं, ओजोन में छिद्र उत्पन्न करने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्रिजों में भरी जाने वाली गैस, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो फ्रेंड्स मेफ्रॉन गैस उनमें भरी जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है कि प्रशीतक के रूप में बड़े बड़े संयंत्रों में हम किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हम अमोनिया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिब्बत के पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की। तो वो की थी GW केंट मूर ने। नेक्स्ट 14 कि 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 ATM यानी वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मोटाई किसके बराबर होगी। तो फ्रेंड्स वो 1 डवसन इकाई के बराबर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये कथन वाला प्रश्न है कि कथन है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो इसकी व्याख्या है
आर ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो फ्रेंड दोनों ही उत्तर सही हैं, यानी कि ए व आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम अनेक वीडियो बनाएंगे और उनमें हर एक वीडियो में जो वहां से जो अच्छे से अच्छे प्रश्न एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।